नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, पूर्व प्राथमिक भाग, विषय संस्कृत। आज संस्कृत में हम पूर्व प्राथमिक भाग में संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे और संधि प्रकरण में भी दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। विद्या भारती अंतर्जालेन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम सुस्वागतम। अद्य वयं संधि प्रकरण पठामः। संधि शब्द है वह सम उपसर्ग, धा धातु और किम प्रत्यय से बना है। सम उपसर्ग में धा धातु और किम प्रत्यय जोड़ने पर संधि शब्द बनता है। संधि की दो परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है परः सन्निकष संहिता। परः सन्निकष संहिता यानी वर्णों का पास में आना और पास में आकर जुड़ना, मिलना ही संधि कहलाता है। संधि का मूल अर्थ होता है जुड़ना। दूसरा है पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत विकार भवति तत् संधि कथ्यते। अर्थ है पहले पद का अंतिम वर्ण, जैसे विद्या धन आलय विद्यालय है। अब विद्या धन आलय विद्यालय में विद्या पहला पद है और आलय है वो दूसरा पद है, उत्तर पद है। विद्या पूर्व पद में अंतिम वर्ण है आ, विद्या आ अंतिम वर्ण है और आलय में पहला वर्ण है वो उत्तर पद में, आलय में पहला वर्ण है वो आ है। तो आ और आ मिलके दोनों आ बन गए, तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो पहले पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद का पहला वर्ण जब मिलता है तो उसको मिलने को संधि कहते हैं। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत विकार भवति तत संधि कथ्यते। पहले पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण का मिलने से, दूसरे पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, उसको संधि कहते हैं। चलिए संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? संधि भेद संधय त्रिधा। संधय त्रिधा। संधि के तीन भेद होते हैं। संधय त्रिधा। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर या अच्छ संधि, स्वर संधि जिसको अच्छ संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि जिसको हल संधि कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि या अच्छ संधि, व्यंजन संधि या हल संधि और विसर्ग संधि। अब अच्छ संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि माहेश्वर सूत्र है। एक संस्कृत में ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया और उस डमरू के नाद से, स्वर से यह माहेश्वर सूत्र बना है। व्याकरण पूरी उससे निकली है। शिव के तांडव करने से, शिव के डमरू बजाने से जो 14 सूत्र निकले, उन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और उन्हीं में से ये सूत्र है अच्छ और हल। अच्छ वर्ण और हल वर्ण, अच्छ वर्ण जितने होते हैं वो सभी स्वर संधि में आते हैं और हल वर्ण जितने होते हैं माहेश्वर सूत्र में वो सभी व्यंजन संधि में आते हैं। इसलिए इसको अच्छ और हल संधि भी कहते हैं। ठीक है। अच्छ संधि में कौन से स्वर होते हैं? तो अ ई उ री ली क। अ ई उ, अ आ ई उ री ली, ए आई ओ औ, ये सभी वर्ण अच्छ संधि में आते हैं। और हल संधि में सभी व्यंजन नहीं है। और विसर्ग में विसर्ग संधि होती है। चलिए स्वर संधि अच्छ संधि किसे कहते हैं? यदा द्वयो स्वरयो परस्परम मेलनम जायते तत् मेलनम स्वर संधि कथ्यते। यदा द्वयो स्वरयो परस्परम मेलनम जायते तत् मेलनम स्वर संधि कथ्यते। जब दो स्वर वर्णों को परस्पर मिलते हैं, स्वर का स्वर वर्णों से मिलना स्वर संधि कहलाता है या अच्छ संधि कहलाता है। स्वर के साथ स्वर ही मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे तो स्वर संधि नहीं होगी।
वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मिलना स्वर संधि कहलाता है। यदा द्वयो स्वरयो परस्परम मेलनम जायते तत् मेलनम स्वर संधि कथ्यते। जब दो स्वर वर्णों को परस्पर मिलाया जाता है और मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि भेदा। स्वर संधेय पंचधा। स्वर संधय पंचधा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन से 5 भेद है स्वर संधि के? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दी, गु, व्री, य, अयादि। इस प्रकार इसको याद करके 5 संधियों को याद किया जा सकता है। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा हो जाना। वर्ण जब छोटे छोटे वर्ण मिलके बड़े वर्ण हो जाते हैं तो इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि का एक सूत्र है अक श वर्णे दीर्घ। अक श वर्णे दीर्घ। अ से लगाकर क वर्ण तक सवर्ण होने पर, सवर्ण यानी एक जैसे वर्ण होने पर, जैसे अ और अ तो आ हो जाते हैं, ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाते हैं, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाते हैं, री और री मिलके बड़ा री बन जाते हैं। तो ये सवर्ण है, समान वर्ण है ना। अ और ई समान वर्ण नहीं है, अ और ऊ समान वर्ण नहीं है। तो अक, अ से लगाकर क वर्ण तक सवर्ण समान वर्ण होने पर दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं। अक श वर्णे दीर्घ। जैसे अक में कौन कौन से स्वर आते हैं? अक का अर्थ है अ, ई, उ, री और ली। ये वर्ण अक वर्ण कहलाते हैं, है ना। अ से लगाकर क वर्ण माहेश्वर सूत्र में अ, ई, उ, री और ली, ये सभी वर्ण अक वर्ण कहलाते हैं। और सवर्ण, सवर्ण यानी समान वर्ण, जैसे अ और आ, ई और ई बड़ी, उ और उ दीर्घ उ। इस प्रकार री और री दीर्घ री। तो इस दीर्घ संधि का परिभाषा ये है नियम, जब ऋस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद अ, आ, ई, उ, और री री इनमें से कोई भी वर्ण आए, सना समान वर्ण आए तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का अर्थ है अ और अ मिलके आ हो जाता है, या अ और आ मिलके आ हो जाता है, ई और ई मिलके दीर्घ ई हो जाता है, ऊ और ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो जाता है, री और री मिलके दीर्घ री बन जाता है। कैसे भी हो दोनों दीर्घ हो जाते हैं। अगर लघु और दीर्घ है तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ और दीर्घ है तो भी दीर्घ होगा। इस प्रकार दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देवधन आनंद, तो अ और आ मिलके आ हो गया, देवधन आनंद देवानंद। मुनि धन इंद्र, तो मुनिंद्र, ई और ई मिलके दीर्घ ई हो जाता है, मुनिंद्र, है ना। इस प्रकार ये दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अ और आ के बाद अ आ कोई भी आए तो आ हो जाता है। जैसे विद्या धन अर्थी, तो विद्या का आ और अर्थी का अ दोनों मिलके आ हो गया, तो विद्यार्थी हो गया। आ और अ मिलके आ हो गया, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। हिम धन आलय हिमालय। रत्न धन आकर रत्नाकर। अ और आ मिलके आ हो गया, रत्नाकर। जोड़ना इसको, ई और ई के बाद ई और ई हो तो ई हो जाता है ना। ई और ई के बाद का अगर दी ई और ई आए तो भी ई हो जाता है। जैसे गिरी धन ईश, तो गिरीश। रवि धन इंद्र, तो रविंद्र, दीर्घ ई हो जाएगा। छोट लघु ई और लघु ई मिलके दीर्घ ई होगा। कपि धन ईश, कपीश। इस प्रकार ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है ऊ और ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो जाते हैं, है ना। लघु और दीर्घ ऊ हो दोनों मिलके दीर्घ ऊ हो जाते हैं। जैसे भानु धन उदय, तो भानुदय है। गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश है। लघु धन उपदेश है तो लघुपदेश है, सब दीर्घ हो गया। री के बाद अगर कैसी भी री आए, लघु या दीर्घ, तो दीर्घ हो जाती है। जैसे पितृ धन ऋणम, पितृणाम। इस प्रकार ये उदाहरण है। चलिए, बहुत प्रश्न है। संधि विच्छेदम कुरुतः, इसका संधि विच्छेद करना है। शिष्टाचार, तो शिष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो शिष्टाचार का संधि विच्छेद होगा शिष्ट धन आचार। शिष्टाचार, तो शिष्ट धन आचार शिष्टाचार। तथापि, तथा धन अपि। जीवाणु, जीव धन अनु, अ और अ मिलके आ हो गया। लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, उ और उ मिलके दीर्घ उ हो गया। अतिदम, अतिदम का अतिधन इदम, तो अतिदम हो गया। ई और ई मिलके दीर्घ ई हो गया। इस प्रकार ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। चलिए, आज का हमारा गृह कार्य है, इसको आप अपने ठीक से समझकर अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आपके आसपास दीर्घ संधि से संबंधित कोई 10 उदाहरण देखकर लिखना है आपको। आसपास देखिए कोई, तो ना, कोई भी शब्द है जो दीर्घ संधि बनाता है, अ और अ मिलके आ बनाता है, ई और ई मिलके बड़ी ई बनाता है। ऐसे 10 शब्द पड़ोस में से सोच के आराम से ढूंढ के लिखना है। जैसे शब्द है भोजन धन आलय, मेरे घर में भोजनालय है, तो भोजन प्लस आलय तो भोजनालय हो गया। मेरे घर में देवालय है, मंदिर है, तो देव धन आलय देवालय। इस प्रकार 10 शब्द ऐसे ढूंढना जो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तो ये आज हमने ये दीर्घ संधि को पढ़ा है, तो ना, दीर्घ स्वर संधि, संधि का अर्थ है जुड़ना। पूर्व पद का अंतिम वर्ण के उत्तर पद के अंतिम वर्ण का मिलना संधि कहलाता है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद का पूर्व वर्ण का मिलना संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि यानी अच् संधि, व्यंजन संधि यानी हल संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के का अर्थ है स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मिलना स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ संधि, दीर्घ अक सवर्णीय दीर्घ, अ से लगाकर क वर्ण, अ, ई, उ, री और ली, इनमें से कोई भी समान स्वर है, अ और अ है तो आ बन जाएंगे, ई और ई है तो बड़ी ई बन जाएंगे, उ और उ है तो बड़ा उ बन जाएंगे, री और री है तो दीर्घ री बन जाएंगे। तो इस प्रकार अक सवर्णीय दीर्घ समान स्वर होने पर दीर्घ बन जाते हैं। इस प्रकार दीर्घ संधि का आज हमने अध्ययन किया है। इसको आप अपने घर पे अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। आप सबने आज यह दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़े, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। बहुत सुंदर।